नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आप अपने थंबनेल पर आज की वीडियो का टॉपिक पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस अकाउंटेंट। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीनियर अकाउंटेंट वर्सेस जूनियर अकाउंटेंट के टॉपिक को चूज़ किया था और मैंने आपको बोला था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इस तरीके के इंटरव्यू लेते रहेंगे और हमारे स्टूडियो में सीए साहब या अकाउंटेंट या जैसे जैसे आगे समय बनेगा उसी हिसाब से इंटरव्यूज होते रहेंगे, क्योंकि आपका सहयोग और प्यार हमें लगातार मिलता रहता है और आपके सहयोग और प्यार से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आज हमारे साथ आगरा के जाने माने सीए, ना केवल सीए बल्कि सीएस भी हैं, तो सीए प्लस सीएस आज हमारे साथ अमित शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सो आज हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। मैं अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर से कुछ सवाल पूछूंगा और सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हमें एक प्रॉपर रेस्पॉन्स देंगे। और बताना चाहूँगा आगे भी सर हमें गाइडेंस करने के लिए हमारे स्टूडियो में आएंगे, ऐसी मेरी सर से रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली जो हर एक अकाउंटेंट का क्वेश्चन होता है, तो सर से मेरा पहला क्वेश्चन ये है, चूँकि सर आगरा के एक जाने माने सीए हैं और सर के पास मतलब बोलना तो नहीं चाहिए पर हाँ बहुत सारी उनके पास फाइलें हैं, मतलब हमारे अकाउंटेंट, हमारे जैसे अकाउंटेंट सर के पास बहुत से आते रहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर से ये रहेगा कि सर ऐसा क्यों होता है कि हर एक अकाउंटेंट की ये शिकायत होती है कि जब हम सीए साहब के पास जाते हैं तो सीए साहब का रेस्पॉन्स हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? ये जो बीच में जो गैप है और ये समय के अनुसार पिछले 15 साल के अकाउंटिंग करियर में मैंने खुद देखा है कि गैप थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। हर अकाउंटेंट के इशू होता है कि हम सीए साहब के पास जाते हैं, हमारे सीए साहब प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देते। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं दिवाली की बधाइयाँ देना चाहूँगा सभी को और गौरव भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे आमंत्रित किया। बात आती है, गौरव भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है कि समय के साथ साथ अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच गैप बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। भाई ये गैप नहीं बढ़ रहा, ये एक ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक एक्सपेक्टेशन वाला गैप है जो बढ़ता चला जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उम्मीद है कि अकाउंटेंट बहुत कुछ करें, अकाउंटेंटों को उम्मीद है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कुछ करें, तो ये सारा का सारा जो काम है वो केवल एक्सपेक्टेशन का है और कुछ भी नहीं है, गैप कुछ भी नहीं है। मतलब अकाउंटेंट ये चाहता है कि सारा काम जो है हमारा जो है पेंडेंसी का काम सीए कर दे और सीए साहब का ये कहना है कि भैया अकाउंटेंट कर दे। अब इस एक्सपेक्टेशन के बीच में काम हो नहीं पा रहा, केवल बुराइयां पनप रही हैं जो समाज के लिए सर हानिकारक है। है। अकाउंटेंट के करियर के लिए भी हानिकारक है। समझता हूँ कहने के ये भी देखो एक कड़ी है सर, छोटे मनके को भी हम बिल्कुल माला से हटा नहीं सकते, उसका भी एक रोल है, उसका भी एक रोल है और उसके बिना वो माला पूरी भी नहीं हो सकती। अकाउंटिंग की माला में रोल तो दोनों का है। इसमें गौरव भाई मेरा जो मानना है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, कि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि सीए के पास वर्कलोड, देखिए सबसे ज्यादा समस्या आती है आपको जुलाई में, सितंबर में। उसी समय आपको लगता है कि सीए आपको रूडली बात कर रहा है या आपको टाइम नहीं दे रहा, या पूरे साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसी हिसाब से। जी सीए साहब, और उसी समय अकाउंटेंट अपने मालिक को ये बोलता है कि नहीं सर सीए साहब के साथ मजा नहीं आ रहा, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सर खुद तो कुछ करते नहीं है, सारा काम हम पे डाल देते हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा और मैं चाहूंगा। तो सीए साहब का कहना ये है कि वर्किंग जो है, मतलब सीए और अकाउंटेंट के बीच का जो रिलेशन है वो बेसिकली जुलाई सितंबर में आके या जून से सितंबर और अक्टूबर के बीच में बिगड़ता है। उसका कारण जो सर ने बताया, बहुत ही बेहतरीन कारण बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑलरेडी वर्कलोड होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अकाउंटेंट के पास वर्कलोड नहीं होता, बट अगर हम कंडीशन देखें तो अकाउंटेंट एक अपनी फाइल लेके जा रहा है बट सीए वैसी सैकड़ों फाइलों को हैंडल कर रहा है। तो अब होता क्या है कि अकाउंटेंट और हर एक अकाउंटेंट मेरे ख्याल से प्रॉपर वर्किंग करके देता नहीं है। उसका सर क्या कारण है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए वर्किंग अकाउंटेंट को एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने अपने रोल्स डिफाइन ना होने की वजह से ऐसा होता है। एग्जांपल लेते हैं, अकाउंटेंट को लगता है मैंने बिल बुक पहुंचा दी, मैंने बैंक स्टेटमेंट पहुंचा दिया और टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में मैंने जो भी एंट्री पास करनी थी वो मेरे हिसाब से मैंने कर दी, अब मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया। अब वो कहता है कि सीए साहब क्वेरी निकाल रहे हैं। अब क्वेरी निकालने के लिए मैं सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं, किसी की भी डाटा देख लीजिए, कैश आया 2,32,65 रुपए। अब आज मैं उस अकाउंटेंट से सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वो 65 पैसे मुझे गिनवा सकता है? क्या किसी मालिक के पास 65 पैसे हैं? सही बात है। अगर उसके पास 65 पैसे हैं, वो ये प्रूफ कर दे
तो सर ये गैप खत्म हो जाएगा। सही बात। तो इसका मतलब जो गैप रहा वो सर बहुत माइन्यूट चीजों पे है। ओपनिंग के जितने भी आउटस्टैंडिंग हैं उनको पे किया नहीं। एग्जांपल हम ऑडिटर हैं, ऑडिट से ही लेते हैं, ऑडिट फीस का पेबल पड़ा हुआ है, पार्टी ने क्या किया, सीए के नाम का एक चेक बनाया और उसके नाम का, उसका नाम तो पड़ा है डेबिट में और ऑडिट फीस पड़ी है मतलब वो क्रेडिट में, वो अमाउंट खड़ा हुआ है। अब इस जबकि डेबिट से क्रेडिट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अकाउंटेंट जिंदगी भर यही सोचता है कि ये तो सीए साहब का काम, ये तो सीए साहब करेंगे, 65 पैसे को राउंड ऑफ करने का काम सीए साहब का है। कई बार ऐसे डेटा भी मेरे पास आते हैं कि कैश का बैलेंस डेबिट ना होके क्रेडिट, जबकि उसका क्रेडिट पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक सर आपने छेड़ा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारा कैश नेगेटिव है, कैश पॉजिटिव कर दो। एक चीज बताओ भैया, ना तो सीए अपनी जेब से पैसे मिला के उसको पॉजिटिव करेगा, ना आप अपनी जेब से पैसे मिला के। कैश का एक नियम है, अकाउंटिंग में एक नियम है कि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कैश नेगेटिव हुआ तो हमें दो काम करने पड़ेंगे, या तो कैश की रिसिप्ट्स को चेक करने पड़ेंगे। एग्जांपल के तौर पर हमने 2 लाख की जगह 20,000 चढ़ा दिया, एग्जांपल के तौर पर 20,000 का एक्सपेंस हमने 2 लाख चढ़ा दिया, पर कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ नेगेटिव है, उसका कारण है, होता क्या है कि सर जो एक्चुअल है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ बहुत बड़ी, सेल कर दी, सेल के बिल कैंसिल कर दिए और कैश उठा के जमा कर दिया बैंक में। अब ये इसका सॉल्यूशन सीए पे नहीं है, इसका सॉल्यूशन वो कहां से लेके आएंगे भैया? आप ये बता रहे हो हम गेट खटखटा के चोरी करेंगे, मतलब आप सरकार से बोल रहे हो सेल का बिल तो काटा था पर वो मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास कैश पड़ा वो मैंने जमा कर दिया। अरे भैया 2 नंबर का कैश है तो घर पे रखो, बैंक में जमा मत कराओ। हालांकि बहुत बड़ी सच्चाई है ये, हमें सोशल मीडिया पे इसको बोलना नहीं चाहिए, पर एक चोरी का बहुत बड़ा कारण है ये, जो आदमी कर लेता है और अकाउंटेंट फिर बाद में परेशान होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो मीटिंग का डिस्कशन ये निकल के आता है कि अकाउंटेंट को लैक ऑफ नॉलेज है कई बार। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सभी 5 उंगली एक सी हैं। होता क्या है कि अकाउंटेंट जब अपनी अकाउंटिंग जर्नी की शुरुआत करता है तो वो केवल टैली को ही सब कुछ समझता है, और अकाउंटिंग के कंसेप्ट उसके बहुत वीक होते हैं। उसे ये नहीं पता कि बेसिकली ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। जैसे सर ने एग्जांपल बोला कि ऑडिट पेएबल खड़ा हुआ है, एंट्री तो पास कर दी, एंट्री सबको पता भैया सीए साहब डेबिट टू बैंक क्रेडिट, बट वो ऑडिट पेएबल एज इट इज खड़ा हुआ है क्योंकि सीए अकाउंटेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सीए खत्म करेगा। अच्छा, सीए नो डाउट कि जो अकाउंटेंट की जिंदगी का पूरा काम है वो सीए के इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप में ही हो जाता है, तो नो डाउट कि सीए के पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, उसके पास एक वर्कलोड है। तो सर मैं जो समझता हूँ पूरी मीटिंग जो निकलती है, मेरे को ये लगता है कि अभी काम डिफाइन नहीं है कि अकाउंटेंट की वर्किंग क्या है, सीए की वर्किंग क्या है। क्योंकि अकाउंटिंग, मैं सर 2 मिनट लूंगा फिर आपको लूंगा, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा हमेशा मोटिव होता है सर प्रैक्टिकल कंटेंट हम व्यूअर्स को दें और हम अपने वीडियो के माध्यम से उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो उससे कुछ सीख के जाए। जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो मैं सर के साथ शेयर करूंगा, फिर सर की एक छोटी सी राय भी हम लेंगे। मेरे को लगता है कि काम डिफाइन नहीं है, अकाउंटेंट को अपना काम डिफाइन नहीं है, सीए साहब को बीच में फंसा रखा। मतलब अकाउंटेंट सोचता है कि सारे काम सीए करेगा, सीए साहब सोचते हैं कि सारे काम अकाउंटेंट करेगा। जबकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मानना ये है कि अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग के लिए बना, क्योंकि सीए बिजनेस प्लेस पे नहीं बैठा हुआ है, अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा। सीए को ये भी नहीं पता कि तुम पूरे दिन में वहां क्या करते हो, सीए के पास एक फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, सीए का काम है रिपोर्टिंग को करना, ठीक है। तो अकाउंटेंट को अपने मन से डाउट निकाल लेना चाहिए कि हर एक आपकी गलती को सीए ही ठीक करने बैठेगा। ठीक है, सीए आपका ऑडिटर है, वो गलतियां पकड़ेगा, फिर जब वो गलती पकड़ता है तो फिर आपको दर्द होता है। तो भैया सीए का काम है गलती को पकड़ना, गलती को पकड़ना मतलब वो अपनी ड्यूटी को पूरे कर रहे हैं। सर क्या मैं इस पॉइंट पे सही हूँ या गलत हूँ? और आपका क्या मैसेज है व्यूअर्स को कि अकाउंटेंट को अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए या इस कॉन्फ्लिक्ट लोगों की, मैं चाहता हूँ एक अच्छे समाज की क्रिएशन हो और अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल बांट करें, ये नहीं कि आपस में मतलब एक दूसरे से लूटे हुए हैं। तो आपका क्या राय है, व्यूअर्स को क्या सलाह है कि अकाउंटेंट इस चीज को अपने बेटर करे, और सीए साहब को भी, सीए कम्युनिटी को भी आपकी क्या राय है? देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है, जवाब थोड़े लंबे होंगे। जिस तरीके से एक मकान को पूरा करने के लिए एक आर्किटेक्ट और एक ठेकेदार की जरूरत होती है, सेम ना आर्किटेक्ट के बिना मकान खड़ा होगा, लेकिन ठेकेदार जब तक दीवार नहीं चिनेगा आर्किटेक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब आर्किटेक्ट फर्निशिंग का और जो रॉ मटेरियल जो कंजम्पशन का काम वो ठेकेदार का है। सेम अकाउंटेंट की फुटिंग है ठेकेदार वाली, वो मकान बना के देगा तो आर्किटेक्ट कम ही बताएगा। दिन जिंदगी भर अगर एक प्लॉट पे ही चर्चा करते रहोगे तो प्लॉट ही रह जाएगा, मकान कभी नहीं बनेगा। मतलब अपने अपने काम पे ध्यान दो। अब अकाउंटेंट भाइयों को लगता है कि चलो अच्छा है आपने हमारा काम तो बता दिया, अब सीए का काम क्या होता है ये भी तो बता दो। ये भी बता दो भाई, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम अकाउंटेंट को ज्यादा है कि भाई आखिर सीए करता क्या है। तो सबसे पहला काम आपकी रिकॉर्डिंग को चेक करना। मैं कई बार देखता हूँ डेप्रिसिएशन कोई लगा के नहीं देता। क्या डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में नहीं लग सकती, मैं मानता हूँ,
लेकिन सेकंड ईयर में जब पुराने साल का डाटा खोल के तो डेप्रिसिएशन की रेट चेक की जा सकती है। अगर रेट बदल गई है तो वो अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि उसको नई रेट से लगाना है, तुम उसी रेट से लगा दीजिए जिस रेट से पिछली साल में लग के आई है। पहली बात, हमारा काम है उस रेट को चेक करना, हमारा काम है मैट को चेक करना। अगर कंपनी है आपकी तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कितना बन रहा है जो आप लोगों को पता ही नहीं है, ये काम तो सिर्फ हमारा है। अगर कंपनी नहीं है तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT को चेक करना। तीसरी बात है उसकी पूरी कंप्यूटेशन बनाना। चौथी बात है कि इतनी बड़ी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको भरना। अभी अभी क्लॉज 44 आया, उसमें बहुत बाइफरकेशन मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग सीए के कामों को जानने की अगर कोशिश करो तो सर सीए का काम बहुत है, लेकिन होता क्या है वो काम दिखाई इसलिए नहीं देता कि वो जो रिपोर्ट है वो केवल एक मालिक आता है, साइन करके चला जाता है और सीए की फाइल में दब जाती है। लेकिन जब कभी वो स्क्रूटनी होती है तो सारी कहानी उसी रिपोर्ट से देखी जाती है। फिर उस अकाउंटेंट को कोई याद नहीं करता कि तूने गलत किया या सही, सारी गर्दन उस सीए की पकड़ी जाती है। तो मेरी सीए भाइयों से भी यही आशा है कि अपने कामों को तो सुचारू करें, साथ में अकाउंटेंट भाइयों को साथ में लेके चले कि आपका ये काम है, आप सिर्फ इतना काम कर दीजिए, उसके बाद की आगे की सारी जर्नी मेरी है। सर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ना केवल आपने अकाउंटेंट को अपनी सजेशन दी है, इवन आपने सीए कम्युनिटी को भी दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ सर के साथ ऐड करना चाहूँगा। सर ने बहुत प्यारी बात बोली कि डैप जैसी चीज़ का सर ने जिक्र करा। चलो मैं कहता हूँ डैप भी चलो, क्योंकि उसमें रेट डालना, उसमें एक एक्सेल की शीट है। एटलीस्ट डैप तो चलो हम नहीं कर पा रहा, कोई अगर अकाउंटेंट नहीं भी कर पा रहा है इनकेस, वैसे आपकी सलाह बहुत प्यारी है, एटलीस्ट जीएसटी के लेजर तो रिकंसाइल कर दो भाई, जो मेन इंपोर्टेंट काम है। क्योंकि देखो डैप तो चलो साल के अंत में एक एंट्री आ गई आपकी ईयर एंड पे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि आपका बिजनेस रोजाना काम कर रहा है, गुड्स और सर्विस में डील कर रहा है, जब तक आपके बुक्स के लेजर पोर्टल के लेजर के साथ रिकंसाइल नहीं है, जो कि मैं कहता हूँ 99% केस में होता है, होता ही नहीं होगा यही से, क्योंकि सारा विवाद ही जीएसटी से ही है। जब आपके कैश लेजर रिकंसाइल नहीं है, जब आपको ये नहीं पता आपने जीएसटी 1 पोर्टल पे क्या अपलोड किया और बुक्स क्या बोल रही है 3B पोर्टल, क्योंकि मिसमैच होने का कारण ही है। अगर आपकी 1 और 3B जो पोर्टल पे गई है जो बुक्स में, तो कभी मिसमैच होगा ही नहीं लेजर के अंदर। ईयर एंड मंथ एंड की एडजस्टमेंट नहीं पता, क्योंकि सीजीएसटी ने आईजीएसटी को पैसा दे दिया तो उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं पता। तो ये मेन है कि अकाउंटेंट को अपनी वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे अगर आप अपनी फाइल भेजते हो, और सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि फाइल बहुत लास्ट टाइम पे आती है, फिर हल्ला मचाया जाता है, फिर डेट एक्सटेंड होती है तो ये भी है कि बिल्कुल सबसे, हाँ ये तो मेरा निवेदन कर सकता हूँ इसके लिए तो सरकार से और अकाउंटेंटों से कि कोशिश करिए, देखिए टाइम से लेके आइए तो शायद कुछ काम जो आपके हिस्से के वो भी हम कर लें, वो खत्म हो जाए, वो भी हम कर लें। कभी ना कभी हमारे पास टाइम की कमी होती है, जिसकी तरह हम भी सोचते हैं कि बर्डन किसी और के कंधे पे शिफ्ट कर दिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा स्तर है। और टाइम से काम होगा तो हो सकता है आप हमारे ऑफिस में आके बैठ के भी काम कर पाएं, लेकिन कई बार क्या होता है एंड में चीजें आती है तो लगता है अरे अपने आप कर लो, वो भी एक प्रॉब्लम का विषय बनता है। तो बहुत ही अच्छी तरह के साथ मीटिंग रही, हालांकि सर के साथ हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टूडियो में मिलना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। और आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और पूरी वीडियो का डिस्कशन ये निकल के आता है, ना सीए साहब में कोई बुराई है, ना अकाउंटेंट में कोई बुराई है। अपने अपने वर्किंग को अगर हम लोग करें तो हमारे रिश्ते बने रहें, क्योंकि हम दोनों ही कड़ी हैं। इवन बिजनेसमैन भी इस बिजनेस की एक कड़ी है, इस वर्किंग की एक कड़ी है। तो अपने काम को अगर हम ध्यान करें रेदर देन किसी की बुराई करने से, तो हम इस पर फोकस करते हुए इस जो रिलेशंस को बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और मैं सर से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, क्योंकि हम वीडियो इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं, कि सर अगर हम आपको अब समय समय पर अपने स्टूडियो पर बुलाएंगे इसी तरीके की राय लेने के लिए, तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? हमेशा अवेलेबल, ऑलवेज एनी टाइम। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स, तो तब तक के लिए सभी को प्यार भरी नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।